अब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि बहुत जल्द हकीकत में तब्दील हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध अब पूरी तरह से यूरोप युद्ध में तब्दील हो चुका है। फ्रांस ने तो रूस को सीधे धमकी दे दी है कि पूरा यूरोप अब परमाणु जंग के लिए तैयार हो चुका है। यहां तक कि बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में तो यूरोपियन यूनियन के 27 में से 25 देशों ने कसम खा ली है कि हम यूक्रेन को जंग किसी भी कीमत पर हारने नहीं देंगे। फ्रांस ने तो यहां तक कह दिया कि हम अमेरिका की मदद के बगैर ही रूस को हराने जा रहे हैं। परमाणु हमले को तैयार फ्रांस, रूस के खिलाफ यूरोप युद्ध। यूक्रेन युद्ध अब पूरी तरह से यूरोप युद्ध में बदल चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को जिस तरह से रूस के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है, उससे पूरे यूरोप में खलबली मची हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने तो साफ कह दिया है कि हमें अपने वजूद के लिए रूस से आखिरी जंग करनी होगी, वो भी बिना अमेरिकी सहायता के। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने रूस से आर पार की जंग करने का इरादा कर लिया है। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे बिना अमेरिकी सैन्य और आर्थिक मदद के फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन यूक्रेन को जंग जिताने में जुटे हैं। सबसे बड़ी और हैरानी की खबर इस बार यह है कि यूरोपीय देश फ्रांस ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि रूस की तरफ से खतरा यूरोप की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उसकी वजह से अब बड़ी परमाणु जंग हो सकती है। जरा देखिए, महज 18 घंटे के अंदर ही कैसे यूक्रेन जंग यूरोप जंग में बदल रही है और यूरोप जंग कैसे परमाणु जंग की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही है। अब कल्पना से भी परे परमाणु युद्ध होने जा रहा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन करीब 13,080 परमाणु हथियारों से एक ऐसे युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है जिसमें शायद ही कोई देश अब विनाश से बच पाएगा। अमेरिका ने अपने घातक हथियार यूक्रेन को देने बंद कर दिए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की अपील को भी अमेरिका पूरी तरह से अनदेखा कर चुका है। जबकि दूसरी तरफ पुतिन के रूस ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप से भी सीधी जंग की जबरदस्त परमाणु तैयारियां शुरू कर दी है। रूस को अच्छी तरह से इस बात का एहसास हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लंदन में जिस तरह से यूरोप के सामने हाथ फैलाए हैं, उससे साफ हो चुका है कि यूक्रेन मरते दम तक यूरोप के हथियारों से युद्ध करने को तैयार है, चाहे फिर भले ही अमेरिकी हथियार ना मिले। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि अब एक ऐसा युद्ध होने जा रहा है जिसमें परमाणु हथियारों से ही हार जीत का फैसला होगा। जरा देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने रूस युद्ध को लेकर यूरोपीय देशों के सामने क्या ऐलान किया है। यूरोप में परमाणु आपातकाल, फ्रांस करेगा पहला परमाणु हमला। 5 मार्च 2025 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने पेरिस में साफ कहा कि अब रूस पूरे यूरोप के वजूद के लिए खतरा बन चुका है। मैक्रो ने यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और हमें रूस से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में रूस आज फ्रांस और यूरोप के लिए एक खतरा बन गया है। मैक्रो ने यह भी कहा कि हमारा परमाणु शस्त्रागार हमारी सुरक्षा करता है और अब इसका इस्तेमाल पूरे यूरोप के लिए किया जाएगा। मैंने हमारे परमाणु हथियारों के माध्यम से यूरोपीय महायुद्ध पर हमारे सहयोगियों की सुरक्षा पर रणनीतिक बहस शुरू करने का फैसला किया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अमेरिकी मदद के बिना भी रूस से मुकाबला करेंगे और यूक्रेन की आखिरी दम तक सुरक्षा करेंगे। L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et oui, la menace revient à l'Est. Et l'innocence, en quelque sorte, des 30 dernières années, depuis la chute du mur de Berlin, est désormais révolue. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine?
La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. 27 यूरोपीय देशों से रूस की परमाणु जंग। खुफिया खबरों में दावा किया गया है कि नेटो देश पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की तरफ से रूस पर हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी अब नेटो और यूरोपीय संघ के लाखों सैनिक रूस पर हमला कर सकते हैं। कुछ दावों के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आपातकाल युद्ध को लेकर जो तैयारियां चल रही है वो सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध के संकेत दे रही है। 3 मार्च को लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने कम से कम 25 यूरोपीय देशों ने भरोसा दिलाया कि वो रूस के खिलाफ सीधी जंग में उसका साथ देंगे। लेकिन फ्रांस ने जिस तरह से रूस के खिलाफ एटमी जंग की वकालत की है वो साबित करता है कि अमेरिका और यूरोप के बीच बड़ी खाई बन चुकी है। यूरोप को रत्ती भर भी राष्ट्रपति ट्रंप पर अब भरोसा नहीं रह गया है और यही वजह है कि अब रूस के खिलाफ यूरोप अपने दम पर बड़ी जंग करने जा रहा है। जरा देखिए, क्या यूरोपीय देश रूस से परमाणु जंग करने की स्थिति में हैं भी या नहीं। हम आपको बता दें कि भले ही यूरोपियन यूनियन में यूरोप के 27 देश हों, लेकिन इसमें 3 यूरोपीय देशों को छोड़कर बाकी यूरोपीय देशों में एक भी ऐसा देश नहीं है जो रूस के सामने 24 घंटे भी टिक पाए। फ्रांस और ब्रिटेन ही यूरोप के 2 परमाणु हथियारों से लैस देश हैं जो रूस को चैलेंज कर सकते हैं। फ्रांस का परमाणु हथियार हवा और समुद्र के रास्ते हमला करता है। फ्रांस के राफेल लड़ाकू जेट और परमाणु पनडुब्बियां फ्रांसीसी राष्ट्रपति के निर्देश पर तुरंत हमला कर सकती हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार फ्रांस के पास अनुमानित 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं, जबकि दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का करीब 88% हिस्सा अमेरिका और रूस के पास है। अकेले रूस के पास ही 1,500 परमाणु मिसाइलें हैं जो 20,000 किलोमीटर तक दुश्मनों का सफाया कर सकती है। ऐसे में अगर फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के परमाणु हथियारों को जोड़ दें तो कुल 515 परमाणु हथियार हैं जो रूस से सीधा मुकाबला नहीं कर सकते। अगर फ्रांस अपने 290 परमाणु हथियारों को पूरे यूरोप में तैनात करेगा तो फ्रांस खुद रूस के परमाणु हथियारों से नहीं बच पाएगा। इधर दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन की नजदीकियों ने यूक्रेन जंग को बेहद खूनी बना दिया है। हालात ये हैं कि रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के टैंक, तोप और पैदल सेना की दर्जनों ब्रिगेड ने यूक्रेन के उन इलाकों पर कब्जे शुरू कर दिए हैं जहां रूस की स्थिति अभी तक मजबूत नहीं थी। अब रूस को ये भी एहसास हो चुका है कि राष्ट्रपति के आदेश पर अमेरिकी सेना यूक्रेन की मदद नहीं करेगी, जिसका फायदा रूस उठाने लगा है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का ये भी दावा है कि पुतिन का रूस 1/4 यानी 25% यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने के बाद ही जंग रोकेगा। Well, no, I wouldn't trust Putin, which is why I want a security guarantee. I wouldn't trust him not to come again because he's proven that he will come again. He's already done it. And we know what his ambitions are. But that is precisely why we need a guarantee to the deal. There's no point in a deal that falls apart after a number of months or years. यही वजह है कि रूस के खूनी हमले और यूरोप पर मंडराते तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को देखते हुए कई नेटो और यूरोपीय देशों ने चेतावनी दी है कि अगर रूस से जंग करनी है तो आखिरी युद्ध करने को तैयार हो जाओ। रूस और बेलारूस से सटे पोलैंड पर रूसी हमले का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने पूरे यूरोप से अपील की है कि रूस से डरे नहीं, वरना पुतिन यूरोप को निगल जाएंगे। नेटो और यूरोपीय देशों में शामिल पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने रूस से बड़े और लंबे युद्ध को देखते हुए बहुत बड़ा बयान दिया है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने साफ कहा है कि यूरोप साहस की कमी से जूझ रहा है। यूरोप में 50 करोड़ यूरोपियन हैं, तो फिर 30 करोड़ अमेरिकियों से वो मदद क्यों मांग रहे हैं? ये वाकई यूरोप के लिए शर्मनाक है। हम 50 करोड़ यूरोपियन 14 करोड़ रशियन से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका का मुंह क्यों ताक रहे हैं? अगर अभी भी यूरोप ने रूस से मुकाबला करने का साहस नहीं दिखाया तो यूरोप का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने 2 टूक कहा कि पश्चिम देश पुतिन के ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे।
लेकिन इधर कुछ यूरोपियन और नेटो देशों ने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ युद्ध करने का विरोध भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन के सपोर्ट के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के अंदर ही दरार नजर आने लगी है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको का कहना है कि वो यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य तौर पर मदद नहीं देंगे। यूक्रेन कभी भी सैन्य ताकत के दम पर रूस को बातचीत के टेबल पर नहीं ला पाएगा। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने भी जेलेंस्की के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपोर्ट किया है। व्हाइट हाउस में दोनों के बीच हुई बहस के बाद उन्होंने ट्रंप को मजबूत और जेलेंस्की को कमजोर कहा है। Europa jako całość naprawdę jest w stanie wygrać każdą konfrontację finansową, gospodarczą, militarną z Rosją. Jesteśmy po prostu silniejsi, tylko musieliśmy zacząć w to wierzyć i dzisiaj to się chyba dzieje. अभी तक की स्थिति को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि रूस से सीधी जंग करने से पहले ही यूरोपियन यूनियन और नेटो में भगदड़ मचनी शुरू हो चुकी है। लेकिन रूस इस मौके को अब खाली नहीं जाने देगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। वो यूक्रेन भी जीतेगा और यूरोप को भी रौंदेगा। इस दौरान देखना ये होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन के जंगी एक्शन पर क्या रिएक्शन देते हैं। और अब ये भी साफ हो चुका है कि यूक्रेन और यूरोपीय देशों को अमेरिका अब इस जंग में किसी भी तरह से साथ नहीं देने वाला है और इसीलिए यूरोप अब अपने दम पर ही रूस से मुकाबले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को अब आखिरी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने हमास को गाजा से भाग जाने या फिर वहां मिट जाने की धमकी दे दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि हमास का एक भी लड़ाका अमेरिका से अब बच नहीं पाएगा। उधर नेतन्याहू ने भी गाजा में दोबारा हमले के लिए नए आर्मी चीफ की तैनाती कर दी है। एयाल जमीर को इजराइल डिफेंस फोर्स का चीफ बनाया गया है, जिन्होंने शपथ लेते ही हमास को बर्बाद करने की कसम खाई है। गाजा पर ट्रंप का बम गिरने वाला है। गाजा में अर्दवान की आर्मी आने वाली है। गाजा में अरब अलायंस भी कूद गया है। गाजा युद्ध का क्लाइमेक्स शुरू हो गया है। जिस युद्ध को इजराइल जीत नहीं पाया, जिस युद्ध को ट्रंप खत्म नहीं कर पाए, जिस लड़ाई में हजारों की जान जा चुकी है, जिस जंग में गाजा पट्टी पूरी तरह तबाह हो चुकी है, उसका नया अध्याय शुरू हो गया है। इस बार युद्ध में महाशक्तियों की टक्कर तय है। इस बार युद्ध में इजराइल है, उसके साथ अमेरिका है, दूसरी तरफ हमास है, ईरान है, तुर्की है, अरब अलायंस है। मतलब महायुद्ध ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। भीषण और भयावह युद्ध का माहौल बन गया है। 2 साल से चली आ रही जंग में अब हदें पार होंगी, क्योंकि रातों रात ट्रंप ने मूड बदल लिया है। अमेरिका के सुप्रीम लीडर की लास्ट वार्निंग ऐसे वक्त में आई है जब गाजा को लेकर खाड़ी देशों ने नया वॉर प्लान बनाया है। ऐसे वक्त ट्रंप ने तहलका मचाया है जब तुर्की भी खुलकर ललकारने लगा है। ट्रंप की दी डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। अभी तक हमास बंधकों को रिहा नहीं किया गया है, इसलिए अमेरिका ने अब हमास को होश में लाने का मिशन ऑन कर दिया है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट को सुनिए। अमेरिका हमास लीडर्स से सीधे संपर्क में है। Well, when it comes to the negotiations that you're referring to, first of all, the special envoy who's engaged in those negotiations does have the authority to talk to anyone. Israel was consulted on this matter. And look, dialogue and talking to people around the world to do what's in the best interest of the American people is something that the president has proven is what he believes is good faith effort to do what's right for the American people. 4 मार्च को नेतन्याहू ने हमास को लास्ट वार्निंग दी थी। नेतन्याहू ने बयान में कहा था कि बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो हमास को धरती से मिटा दिया जाएगा। इस धमकी के 24 घंटे गुजरे होंगे कि ट्रंप ने नेतन्याहू की बात दोहरा दी।
प्रेसिडेंट ट्रंप का गुस्सा तब भड़का जब उन्होंने हमास के कब्जे में रहे इजरायली नागरिकों की दर्दनाक आपबीती को जाना। ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, सभी बंधकों को अभी रिहा करो, बाद में नहीं, और जिन लोगों की आपने हत्या की है उन सभी शवों को तुरंत वापस कर दो, नहीं तो सब कुछ आपके लिए खत्म हो जाएगा। जैसा मैं कह रहा हूं, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो हमास का एक भी मेंबर नहीं बचेगा। ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। हमास के नेताओं का गाजा छोड़ने का समय है। आपके पास अभी भी मौका है। अमेरिका की धमकी पर संदेह नहीं किया जा सकता। इजराइल के इरादे पर कभी डाउट नहीं किया जा सकता। दोनों देश दुश्मनी करने और निभाने के मामले में खूंखार हैं। ट्रंप ने पहले ही साफ कर रखा है कि वो क्या करेंगे, इसका तो उन्हें पता है, लेकिन नेतन्याहू क्या कर सकते हैं इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं है। I would take a different stance, but it depends. Look, it depends what Bibi's going to do. It depends what Israel's going to do. But नेतन्याहू क्लियर कर चुके हैं कि वो क्या करेंगे। इजराइल सेना के नए चीफ की तैनाती ने ही सारे कयासों को खत्म कर दिया है। नेतन्याहू इजराइल डिफेंस फोर्सेस के नए चीफ जनरल एयाल ज़मीर के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। इस समारोह में हमास के खात्मे का ऐलान किया गया है। אם חמאס לא ישחרר את החטופים, אנחנו נחזור ללחימה, והם יפגשו את צה"ל בעוצמות ובדרכים שהם לא הכירו עד להכרעה מוחלטת. לא נאפשר לחמאס לעולם לשלוט בעזה. इजराइल कार्ड्स ने हमास को मिटाने का ऐलान किया तो जनरल ज़मीर ने दुश्मनों के खिलाफ नए वॉर प्लान तैयार होने का दम भरा। לא נשלח, לא נסלח ולא נשכח. זוהי מלחמת קיום. נמשיך במערכה להחזרת חטופינו ולהכרעה. המשימה שמוטלת עליהם היום היא ברורה. להוביל את צה"ל לניצחון. पीएम नेतन्याहू रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स की मौजूदगी में जनरल ज़मीर गाजा युद्ध के नए एपिसोड के शुरू होने की तस्दीक कर चुके हैं। जनरल ज़मीर को हमास से युद्ध का अच्छा खासा अनुभव है। इजरायली सेना की वेबसाइट के मुताबिक ज़मीर 2018 से 2021 तक सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे थे। जनरल ज़मीर एक बार आईडीएफ की दक्षिणी कमान को लीड कर चुके हैं। यही कमान गजा सीमा सहित सैन्य संचालन और रक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। जनरल ज़मीर पहले नेतन्याहू के सैन्य सचिव भी रहे हैं। 2022 में चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हर्जी हलेवी के इस्तीफे के बाद ज़मीर को जिम्मा सौंपा गया है। जनरल एयाल ज़मीर 6 मार्च से फुल एक्शन में आ जाएंगे। जनरल ज़मीर पीएम नेतन्याहू के भरोसेमंद है। उन्हें नेतन्याहू 2 बार पहले भी आईडीएफ चीफ बनाने का मन बना चुके थे। हालांकि तब उनसे सीनियर जनरल को तवज्जो दी गई, मगर हर्जी हलेवी के आर्मी चीफ रहते हुए भी जनरल ज़मीर अहम मौके पर नेतन्याहू के साथ देखे जाते रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी जनरल ज़मीर की जमकर तारीफ की है। हमास से युद्ध का लंबा अनुभव रखने वाले जनरल को युद्ध की कमान सौंपकर नेतन्याहू ने बाजी पलट दी है। उधर इजराइल विरोधी गुट भी सुपर एक्टिव हो गया है। मिस्र ने गजा के लिए एक नई योजना बनाई है। मिस्र का प्लान ट्रंप के गजा रिवेरा से अलग है। मिस्र ने ट्रंप की तरह गजा के लोगों को दूसरे देशों में भेजने की बात नहीं कही। हालांकि मिस्र ने भी हमास से गजा का कंट्रोल वापस लेने का प्रस्ताव दिया है। मिस्र के प्लान में अरब, मुस्लिम और पश्चिमी देशों को गजा का कंट्रोल मिलेगा। अरब लीग समिट में मिस्र ये प्लान पेश करने जा रहा है। वहीं हमास ने साफ किया है कि मिस्र के प्लान के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं। हमास लीडर सामी अबू जुहरी ने दावा किया है कि गजा में वही